नमस्कार। आज फिर हम एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करेंगे जो सुर्खियां तो बटोर पा रहा है, लेकिन उसके पीछे का संपूर्ण सत्य बाहर नहीं आ पा रहा। आज हम उस सत्य तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो आज हम बात करेंगे लद्दाख की। सोनम वांगचुक, जो कि बहुत एक लद्दाख के इम्पोर्टेंट व्यक्ति हैं, जिनको रैमन मैग्सेसे अवार्ड भी मिला हुआ है। लद्दाख के ग्राउंड रूट लेवल पर बहुत सारा उन्होंने काम किया है, और यहाँ तक कि 3 इडियट जो फिल्म आई थी, जिसमें आमिर खान का जो किरदार था वो सोनम वांगचुक से प्रेरित था। लेकिन 6 मार्च को सोनम वांगचुक ने कहा कि अब मैं 21 दिन की स्ट्राइक पर बैठने जा रहा हूँ, हड़ताल पर बैठने जा रहा हूँ, अनशन करूँगा, और तब तक करूँगा जब तक कि उनकी जो डिमांड्स ना मान ली जाए। पहले वो 21 दिन का रहेगा, अगर उनकी बात ना मानी गई तो वो अपनी भूख हड़ताल को अनिश्चित काल तक बढ़ा देंगे, यानी कि तब तक बढ़ा देंगे जब तक कि उनकी मृत्यु नहीं हो जाती। और इसी संदर्भ में हर रोज़ वो एक्स के ऊपर अपनी अपडेट दे रहे हैं। आज 16वां दिन है। वो रोज़ लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि हमारे कॉज के साथ जुड़ो और आकर हमारी मदद करो, और धीरे धीरे ये एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है और बहुत सारे लोग उनके साथ जुड़ते जा रहे हैं। तो मुख्य डिमांड्स इनकी क्या है, एक बार उस पर नज़र डाल देते हैं। ये चाह रहे हैं एक प्रकार की ऑटोनॉमी, स्वायत्ता, जो कि ट्राइबल एरिया को मिलती है। इनका कहना है कि इनके एरिया को ट्राइबल एरिया घोषित कर दिया जाए और शेड्यूल 6 के अंदर इनको भी जगह दे दी जाए, जिसमें कि फ़िलहाल केवल असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम है। और ये चाह रहे हैं कि इनको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाए। लोकसभा का 1 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उसे 2 कर दिया जाए। राज्यसभा में कोई नुमाइंदा नहीं है इनका, ये चाहते हैं कि 1 मेंबर वहाँ से भी दे दिया जाए। और भी बहुत सी डिमांड है कि पब्लिक सर्विस कमीशन बना दिया जाए, ताकि इनके लोग ही वहाँ पर नौकरी कर सकें, अपनी सत्ता को ये खुद चला सकें, अपने कल्चर्स को खुद संभाल सकें। लेकिन गवर्नमेंट का कहना है कि आपको केवल 371 दे सकते हैं, उसके अंदर कुछ प्रोविजंस दे दिए जाएंगे आपको, लेकिन ये इस बात को नहीं मानना चाहते। तो ये स्वायत्ता की जो फीलिंग है लद्दाख के लोगों के अंदर, ये ऐसी क्यों है? ऐसा क्यों नहीं है कि हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश के लोग कभी क्यों नहीं कहते कि भाई हमें स्वायत्त रहना है, हमारे अपने कल्चर हमें बचाना है? क्योंकि इतिहास इस पूरे एरिया का और इतिहास लद्दाख का बिल्कुल अलग है। आइए उस इतिहास की तरफ चलते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये मैप विश्व का एक मैप है, 1ली शताब्दी का है, रोमन समय का है, जब सिल्क ट्रेड जो हुआ करता था, जो चीन एक सिल्क का मुख्य उत्पादक था, केवल उसे ही सिल्क बनाना आता था और पूरे विश्व में वही सिल्क को भेजा करता था। कुषाण अंपायर उत्तर पश्चिम भारत में कहें तो मथुरा तक एक ऐसा अंपायर खड़ा होता है 1ली शताब्दी में, कुषाण अंपायर, जो कि पहला इंटरनेशनल अंपायर था कहें तो भारत के नज़रिए से, क्योंकि उसमें मध्य एशिया का बहुत सा भाग था, कुछ हिस्सा रशिया तक पहुंच गया था। तो एक बहुत बड़ा अंपायर था कुषाण अंपायर। तो लद्दाख उसी का एक पार्ट रहा, यानी कि जो लद्दाख है वो शुरू से ही ट्रेड का एक सेंटर रहा है। सिल्क ट्रेड रूट बहुत पुराना है। तो शुरुआत से ही लद्दाख की एक इम्पोर्टेंस थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही ये अंपायर गिरता है, अन्य अंपायर खड़े होते हैं, धीरे धीरे लद्दाख एक स्वायत्ता की तरफ बढ़ता चला जाता है। और 10वीं शताब्दी के बाद से मध्य 19वीं शताब्दी तक, यानी कि 1840 तक, लद्दाख एक स्वतंत्र राज्य, सोवेरियन स्टेट की तरह रहता है। लेकिन कहानी शुरू होती है जब महाराजा रणजीत सिंह का पंजाब में उदय होता है और वो अपनी सत्ता को फैलाना शुरू करते हैं अफ़गानिस्तान तक, और कश्मीर को जीत लेते हैं। वहाँ पर वो बैठाते हैं राजा गुलाब सिंह को अपना गवर्नर बनाकर, नुमाइंदा बनाकर। लेकिन राजा गुलाब सिंह जो डोगरा राजपूत थे, उनकी प्लानिंग अलग थी। उनको चाहिए था बहुत बड़ा साम्राज्य अपने नाम पर। समय ने साथ दिया और महाराजा रणजीत सिंह की हो जाती है मृत्यु 1839 में। लड़खड़ा जाता है सिख अंपायर, क्योंकि सक्सेसर जो थे वो बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं निकल पाते। दूसरा, अंग्रेज़ों का बहुत दखल आ गया था, इस वजह से सिख अंपायर के पांव हिलने लगे थे और वो मौका मिला राजा गुलाब सिंह को। उन्होंने अपने नुमाइंदे, जो उनका मुख्य जनरल था जोरावर सिंह, उसको कहा कि तुम जाओ और लद्दाख वाले हिस्से को जीत लो। ये उस समय का मैप है, ये लद्दाख वाला हिस्सा है। ये पूरे एरिया को जो लद्दाख के लोग हैं उस समय अपना मानते थे, अपना क्लेम करते थे। तिब्बत का ये हिस्सा है एट प्रेजेंट। और कारण क्या था उसे जीतने का? पश्मीना गोट।
पश्मीना जो गोट है वो मुख्यतः होती है तिब्बत में, और उसकी जो ऊन है वो बहुत महंगी होती है। शॉल बनती थी कश्मीर में, वूल आता था तिब्बत से, और उसका होता था ट्रेड। तो राजा गुलाब सिंह का मानना था क्यों ना हम उस सारे एरिया पर ही कब्जा कर लें जहाँ पर पश्मीना गोट होती है। इसी को देखते हुए उन्होंने तिब्बत लद्दाख पर हमला कराया, उससे 1840 में जीत लिया। चांगथांग रीजन जो कि अब लद्दाख में है, और बहुत सारा उसका जो हिस्सा है वो अभी भी तिब्बत में है, जहाँ पर ये सारी जो बकरियाँ हैं ये पाई जाती हैं। लेकिन जोरावर सिंह वहाँ पर रुकने वाले नहीं थे। उनको लगा कि यहाँ तक तो पहुँच ही गए हैं, इसका मतलब यहाँ कुछ नहीं होगा। जोरावर सिंह ने कहा हम पूरा हिस्सा ही जीत लेते हैं, जो लद्दाख वाले क्लेम करते हैं उसे हम सारा जीत लेते हैं। और उसके लिए उन्होंने युद्ध करना शुरू किया। उस युद्ध को कहा जाता है मुख्यतः डोगरा तिब्बत वार। लेकिन कहानी यह है कि डोगरा के ऊपर अभी सिखों का पूर्ण अधिकार था और तिब्बत के ऊपर किंग डायनेस्टी चाइना की। कहने का मतलब न डोगरा संपूर्ण तरीके से स्वतंत्र थे, न तिब्बत वाले स्वतंत्र थे। दोनों ने लड़ाई शुरू कर दी, कभी वो जीते कभी ऊपर नीचे करते करते एंड में क्या हुआ, संधि होती है चुसूल की संधि 1842 में। इस संधि के द्वारा इस बात को मान लिया जाता है कि जो लद्दाख है, तिब्बत ने कहा कि ये मान लिया गया कि ये आपका हिस्सा हो गया कश्मीर का, ये आपको अनेक्स हो गया है, ये अब आपका है। और कश्मीर ने मान लिया कि जो आज की प्रेजेंट बाउंड्री है लद्दाख के अलावा वो सारा आपका एरिया है। यहाँ पर इनकी सहमति बन जाती है। लेकिन 100 साल के बाद जब 1947 में भारत आज़ाद होता है और 1949 में चीन में रिपब्लिक ऑफ चाइना बनता है, वहाँ पर मामला गड़बड़ा जाता है। चीन का मानना था क्योंकि वो सक्सेसर स्टेट है किंग डायनेस्टी की, तो सारे अधिकार उनके पास उनके आ गए। भारत का मानना था कि वो ब्रिटेन के सक्सेसर स्टेट हैं, और चूंकि कश्मीर ने कह दिया है कि वो भारत में विलय कराएगा, तो जो वो उसकी बाउंड्री थी वो उसकी बाउंड्री है। लेकिन चीन का कहना था कि ना डोगरा स्वतंत्र थे, ना ही तिब्बत के लोग स्वतंत्र थे, यानी कि वो सोवेरियन नहीं थे, उनका किया गया हुआ फैसला मान्य नहीं होगा। और फिर जाओ इन लई भारत आते हैं, हिंदी चीनी भाई भाई का पूरा नारा दिया जाता है। लेकिन वो इनडायरेक्टली ये डिमांड भी करते हैं कि हमें अक्साई चीन वाला हिस्सा दे दिया जाए, और आप चाहो तो वो मैकमोहन लाइन जो ईस्ट में है जिससे अरुणाचल प्रदेश आपका बनता है आप ले लो। लेकिन ये बात ना मानने वाली थी, ना इसको माना गया, और उसका नतीजा होता है 1962 का युद्ध, जिसमें चीन अपनी कही हुई बात को आखिर में मिलिट्री पावर से मनवा लेता है और लद्दाख का वो वाला हिस्सा अक्साई चीन अपने पास ले लेता है, अरुणाचल प्रदेश को वो छोड़ देता है, जो कि वो कह रहे थे। लेकिन अब चीन की इच्छाएं थोड़ी बढ़ गई हैं, या यूं कहें कि बार बार परेशान करने के लिए अरुणाचल प्रदेश को भी वो अपना हिस्सा मानता है। अरुणाचल प्रदेश की भी एक अलग कहानी है, उसको हम फिर से देखेंगे कभी। तो ये अब प्रेजेंट कंडीशन है लद्दाख की, जो कि इस तरीके से थी 2019 से पहले। ये वो इश्यूज़ हैं जहाँ पर इंडिया और चीन में प्रॉब्लम चलती रहती है। दौलत बेग ओल्डी गलवान रिवर के पास जो गलवान पॉइंट है, पेंगोंग सो लेक के पास चलता रहता है। तो ये करंट इशू जो उसमें चलते रहते हैं। लेकिन हम जो आज पढ़ रहे हैं, आज हम पढ़ रहे हैं कि लद्दाख में ऐसा क्या है जो ये अपनी स्वायत्तता को मांग रहे हैं। तो जब 5 अगस्त 2019 को अमित शाह पार्लियामेंट में पहुंचते हैं और जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांटने का एक्ट पास करवाते हैं, और इस बात पे निश्चित करते हैं कि दोनों अब यूटी होंगे। जो लद्दाख वाली यूटी है वो विदाउट लेजिस्लेचर रहेगी, यानी कि वहाँ पर विधानसभा नहीं होगी, और जो जम्मू कश्मीर है वहाँ पर विधानसभा होगी। तो जो कारगिल के लोग थे, केवल 2 ही ज़िले हैं लद्दाख में, एक लेह है एक कारगिल है। तो कारगिल के लोग जो कि क्या हैं, 3/4 मुस्लिम है, वो भी शिया, और लेह के लोग क्या है, 2/3 बुद्धिस्ट हैं। तो इनका मानना था कि हमें अलग नहीं होना है, हमें तो कश्मीर में ही रहना है, और 370 का जो ये आर्टिकल है इसको दोबारा से स्थापित किया जाए, ये इलीगल है। वहीं पर लद्दाख के लोगों की
खास करके लेह के लोगों की बहुत लंबी डिमांड थी कि उनको यूटी बना दिया जाए, उनका पीछा छूट जाए कश्मीर से और वो डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आ जाए और फिर उनके साथ अच्छा व्यवहार होगा, जो कि उनके साथ अच्छा व्यवहार होता था, लेकिन फिर भी उनका मानना था कि इनसे पीछा छूट जाए। और इन्होंने विरोध किया और इन्होंने मनाई खुशियाँ। लद्दाख में पूरी खुशियाँ मनाई गई। लेह के लोगों ने, उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा हो गया, आज हमें छुटकारा मिल गया, अब हमें आज़ादी मिल गई। लेकिन आज़ादी बहुत देर तक उनकी उस तरीके से हुई नहीं जैसी कि वो चाहते थे। और धीरे धीरे जो कारगिल के लोग थे और जो लेह के लोग थे उनको समझ में आया कि अब ये जो यूटी वाला फैसला है ये वापस नहीं होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगा दी कि ये फैसला सही था सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो अब इन्होंने क्या किया, अब इन्होंने ये एक साथ आ गए हैं। एक साथ आने के कारण है केडीए, जैसा कहें अगर तो केडीए, कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और लेह एपेक्स बॉडी, ये दोनों बॉडीज अब साथ आ गई हैं। इनका मानना है कि अब हमें साथ ही रहना पड़ेगा, तो हमें एक बीच का रास्ता निकालना है। और अब ये दोनों मिलके उन डिमांड्स को आगे रख रहे हैं जो कि स्टेटहुड वाली है। शेड्यूल 6 की डिमांड है, पब्लिक सर्विस कमीशन की है, अपने लैंड के ऊपर अधिकार की है, एनवायरमेंटल कंसर्न है। उनके कारण जो है, उनके कारण कुछ जेन्युइन है, जैसे कि आर्टिकल 35A जो कि 370 के रहते हुए अप्लाई होता था, उसमें साफ था कश्मीर स्टेट में एक परमानेंट रेजिडेंट होगा, जिसको परमानेंट रेजिडेंट का सर्टिफिकेट दिया जाता था, उसी को वहाँ पर जॉब मिलती थी लोकल, बाहर से किसी को लैंड लेने का अधिकार नहीं था। यानी कि एक आइसोलेटेड सा उनका सिस्टम था, जिसको अब लद्दाख वाले चाह रहे हैं कि 35A के थ्रू ना करते हुए बल्कि किसके थ्रू किया जाए, शेड्यूल 6 के थ्रू किया जाए। और दूसरा कारण जो लद्दाख में क्लाइमेट के लिए है वो है इंडस्ट्रियल पॉलिसी। पहले तो क्या था कि लद्दाख के लोगों के पास क्या था, 4 MLA भी थे, 2 MLC भी थे, वो जाते थे विधानसभा में उनकी बात रखते थे, 1-2 मंत्री भी बनते थे वहाँ से, तो वो संतुष्ट थे। लेकिन जब ये यूटी बनी है उसके बाद सीधा लेफ्टिनेंट गवर्नर आ गया है, वहाँ पर IAS ऑफिसर्स की पूरी फ़ौज हो चुकी है, IPS ऑफिसर्स की पूरी फ़ौज हो गई है। अब वहाँ पर जो उनकी बात सुनने वाला नुमाइंदा है वो कोई भी नहीं बचा। एक MP है लोकसभा में, और प्रैक्टिकल हम समझते हैं कि एक MP की क्या वैल्यू है वहाँ पर लोकसभा में, भले ही वो सत्ताधारी दल से ही क्यों ना हो। लेकिन लैंड जो ये पॉलिसी है, आप देखिए इसमें डायरेक्ट टारगेट ही किस पर है, लद्दाख में लैंड के ऊपर। वो कह रहे हैं 2016 में भी इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी, लेकिन वो कारगर इसलिए नहीं हो पा रही थी, क्यों? Provided the basic mechanism of industrial land allotment, however, land remained a limiting factor for the industrial growth in the region. अगर लैंड हम कॉरपोरेट्स को नहीं दे पा रहे लीज पे या नहीं बेच पा रहे, तो क्या हो रहा है, वो एक हिंड्रेंस है। इसीलिए नई पॉलिसी में जो फ्रेमवर्क है, जो मिशन है, वो मिशन क्या है, एनहांसिंग द कम्पिटिटिवनेस ऑफ फोकसिंग ऑन रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। वो कहाँ पर, लद्दाख में। पॉपुलेशन है टोटल लद्दाख की 3 लाख। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन किसके लिए की जानी है, इन 3 लाख लोगों के लिए। लेकिन ये 3 लाख लोग कह रहे हैं हमें नहीं चाहिए, हम जैसे रह रहे थे हमें रहने दिया जाए। इन्हीं सब कंडीशंस को देखते हुए सोनम वांगचुक ने कहा है कि अगर अब भी सत्ता को लोकल लेवल पर अपने हाथों में नहीं लिया गया, तो हो सकता है कि कॉरपोरेट्स के हाथों इस लद्दाख को भी बेच दिया जाए, और जो हमारा सदियों से चला आया कल्चर है, जिसको हमने इतने सालों से सहेज रखा था, वो सारा बहुत तेज़ी से लुप्त हो सकता है। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट की प्रॉब्लम है कि अब 370 करने के बाद अगर वो वापस शेड्यूल 6 पर जाते हैं या 35 जैसा कोई प्रोविज़न लाते हैं, तो बात घूमकर वहीं पहुंच जाएगी जो 370 के समय में थी। और बात केवल लद्दाख तक नहीं रुकेगी, बात वो कश्मीर भी पहुंचेगी, और कश्मीर के लोग भी वही मांगेंगे कि हमें 35 दे दिया जाए, हमें वापस से उसी पोजीशन में ला दिया जाए। तो अगर एक की बात मानी गई तो सबकी माननी पड़ेगी। लेकिन जो लद्दाख का कंसर्न है वो भी जेन्युइन है, क्योंकि उनका इतिहास इस बात का साक्षी रहा है कि उन्होंने बहुत लंबे समय तक एक स्वायत्त राज्य की सुख को भोगा है, उसकी कल्पना उनके दिमाग में रही है। अब ये एक साथ होकर इसी मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें सोनम वांगचुक सबसे आगे हैं। तो ये थी लद्दाख की कहानी, जिसके लिए सोनम वांगचुक
अपने लद्दाख को बचाने के लिए अनशन पर बैठे हुए हैं। धन्यवाद।